हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 21 सितंबर। तो शुरू करते हैं हम आज प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का डिस्कशन। पहले आज का एक कोट देख लेते हैं। एवरी मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। दरअसल इस कोट के पीछे का जो फिलोसॉफिकल मीनिंग है वो है कि बुद्धा बिलीव करते थे कि एवरीथिंग इज चेंजेबल इन नेचर, मतलब चेंज इज द ओनली रियलिटी। फॉर जनरल स्टडीज हमें इनके फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन पे इतना फोकस नहीं करना है, हमें इनके प्रैक्टिकल यूटिलिटीज पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि हम हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं। आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, आप कहाँ फेल हुए, आपके साथ क्या गलत हुआ, वो सब पीछे छूट गया है। अब उसके बारे में चिंता करने से, अब उसके बारे में सोचने से, एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है। अब आप आज जग चुके हो, आज आपकी नई मॉर्निंग है, आपकी एक नई शुरुआत है। तो आप देखो कि आज आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो आप आज करोगे वो आपका कल बनाएगी। तो ये एक्शन ओरिएंटेड फिलोसफी है। एग्जाम्पल के लिए आप बुद्धा का एरो वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। किसी व्यक्ति को जब कोई एरो लगता है, तीर लगता है, तो उस वक्त उसे यह सोचना चाहिए कि तीर कहाँ से आया है, ये तीर किसने चलाया है, या फिर क्यों मुझे मारा गया। नहीं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि अब आपको तीर लग चुका है, अब आप ये देखें कि इस मुश्किल समय से आप अपने आप को कैसे उबार सकते हैं। आपको हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान देना है। उसी तरह अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या आप किसी और डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हो, तो आप कोशिश ही करो कि उससे बाहर निकलने का ट्राई करो, ना कि उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ओवर एनालिसिस करो। तो ये इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। आप इसको अपने डेली लाइफ में और यूपीएससी के एथिक्स में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर। पहली न्यूज़ अंबेडकर सर्किट को लेकर है। ये अंबेडकर सर्किट क्या है? यह सर्किट ऐसा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में एक पंचतीर्थ नाम का एक टूरिज्म सर्किट बनाया है। इसमें 5 जगहों को कवर किया जाएगा। ये 5 जगह क्या होगी? जो अंबेडकर जी से रिलेटेड थी। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो एक ट्रेन चला रहा है। एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जो सिर्फ इस पंच तीर्थ को कवर करेगी। इस पंच तीर्थ में सिर्फ 4 प्लेस को कवर हो सकती है, 5वीं नहीं हो सकती, क्योंकि 5वीं जो प्लेस है वो लंदन में है। तो ये जो ट्रेन होगी वो भी फिलहाल सिर्फ 4 प्लेसेस को कवर करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर और भी ज्यादा सर्किट चल रही है, जैसे कि रामायण की सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। उसी तरह ये पंचतीर्थ सर्किट जो अंबेडकर जी के रिलेटेड प्लेसेस पर टूरिज्म पे कनेक्टिविटी को डेवलप करेंगे। तो पंचतीर्थ में कौन कौन से प्लेसेस हैं? सबसे पहले तो मऊ, हम ये एमपी में है, जहाँ पे अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उसके बाद आप लंदन देखिए, जहाँ पे अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र का, जो कि दीक्षा भूमि कहलाती है, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन भी ली और साथ ही साथ वहाँ पे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी हुए थे। उसके बाद दादर मुंबई, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और दिल्ली इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो अपने लास्ट टाइम पे उन्होंने सर्व किया था। तो प्लेस में यूपीएससी पंचतीर्थ के बारे में पूछ सकती है, या पंचतीर्थ में कौन कौन से प्लेसेस आते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है, या पर्टिकुलर प्लेस किस चीज से एसोसिएटेड है अम्बेडकर जी की, वो पूछा जा सकता है। तो हमें इस न्यूज का ध्यान रखना होगा। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ इंडियन मानसून से रिलेटेड है। दरअसल हुआ क्या है, एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी, उसमें ये देखा गया था कि क्लाइमेट चेंज ने इंडियन मानसून को किस तरह इम्पैक्ट किया है। अगर इसमें चेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चेंज जो आया है वो मानसून के फ्लक्चुएशन में आया है। मतलब क्या हुआ कि मानसून अब यूनिफॉर्म नहीं रह गया। मानसून अब आप देखोगे कि जब मानसून हो रहा होता तो कई जगह में लॉन्ग ड्राई पीरियड देखने को मिल रहे थे, और कहीं शॉर्ट स्पेस में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, मतलब क्लाउड बर्स्ट देखने को मिल रहा है। तो मानसून का फ्लक्चुएशन एकदम से बढ़ गया है। पहले ये कुछ वर्षों में होता था, अब ये लगातार हर साल ऐसा देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो लो प्रेशर, जो डिप्रेशन जोन है, वो साउथ की ओर खिसकता जा रहा है। इससे रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो एमपी, गुजरात, राजस्थान, अभी आपने हाल ही में न्यूज देखा होगा, यहाँ पे लगातार बहुत ज्यादा बारिश हुई है, हमें फ्लड जैसी सिचुएशन देखने को मिली। और वहीं दूसरी तरफ अगर वेस्ट बंगाल देखे, झारखंड देखे, बिहार देखे, तो यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल भी नहीं हुई है। तो ये दिखाता है कि जो मानसून का जो स्प्रेड था वो एकदम से अनइवन हो गया है। तो जहाँ पे एक्सेस बारिश हो रही है वहां का हम यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे, और दूसरे स्टेट्स में आपको ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इससे पेस्ट अटैक बढ़ रहे हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, या तो ड्रॉट के कारण प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, या फिर फ्लड के कारण प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। दूसरा, वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि एक तो बारिश नहीं होगी तो आपकी जो ग्राउंड वाटर टेबल होगा वो कम होगा, और जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी आप उस बारिश को कैप्चर भी नहीं कर पाओगे, तो भी वाटर स्कैरसिटी होगी। और डिजास्टर आपको देखने को मिल ही रहे हैं, फ्लड देखने को मिल रहा है, जैसे आपने देखा कि बेंगलोर में फ्लड देखने को मिला। फिर जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे हम डिजीज देखने को मिलती है। तो इस रिपोर्ट को आप अपने यूपीएससी मेंस के आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, या फिर प्रीलिम्स में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मानसून, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, या उसका इम्पैक्ट क्या क्या आते हैं। तो आपको ये ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, फिर आपको देखना होगा कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है या नहीं। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज है ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड। यह ऐसी पहली पब्लिक डेटाबेस है जो पूरे विश्व में जहां भी फॉसिल फ्यूल्स है उसको ट्रैक करती है
कहाँ कितना रिजर्व है, कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा, इससे ग्रीन हाउस गैस कितना एमिट होगा। तो इन सबको ट्रैक करने का एक ये इकलौता डेटाबेस है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। अब हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव ये देखना है कि इसको लॉन्च किसने किया है। इसको रिलीज किया है कार्बन ट्रैकर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ में द ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, इन दो संस्थाओं ने मिलकर यह रिपोर्ट लॉन्च की है। इन संस्थाओं ने 50,000 ऑयल गैस और कोल फील्ड्स को मेजर किया है जो कि 89 कंट्रीज में स्प्रेड है, जो कि 75% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन है। तो इसलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा ऑथेंटिक माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी जितना रिमेनिंग फॉसिल फ्यूल है, अगर हम उसको बर्न करें तो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट होगा, 3.5 ट्रिलियन ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा। अगर हम इसको पूरा बर्न कर देते हैं तो जो हमने टारगेट रखा था कि हमारा जो वर्ल्ड टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर रखना है, तो ये उससे 7 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो इस रिपोर्ट का फायदा दो तरीके से होता है। एक तो पहले जो इन्वेस्टर होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, कोल प्रोड्यूस करते हैं, वो ही देख सकते हैं कहाँ पर कितना रिजर्व है, कहाँ हम कैसे अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। हमारे जैसे देश जहाँ पर ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, वो देख सकते हैं कि कहाँ कितना रिजर्व पड़ा हुआ है, किस कंट्री के साथ हमें ज़्यादा अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने हैं, जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, जहाँ से हमें ऑयल मिल सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा यूज़ ये है, जो हमारी क्लाइमेट चेंज की फाइट है, वो उसको एक अच्छा पुश मिल सकता है। हमें ट्रैक करने में आसानी होगी कि कहाँ फॉसिल फ्यूल ज़्यादा इमिट हो रहा है, कहाँ से हम फॉसिल फ्यूल के इमिशन को कम कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट का हम क्लाइमेट चेंज की फाइट के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी हर साल ऐसे कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स और डाटाबेस के बारे में पूछ लेती है, तो आपको इस रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो बायोमेट्रिक रूल्स के रिगार्डिंग है। दरअसल हुआ क्या कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, उसका नाम है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो इसमें क्या था कि जो पुलिस है, हमारे जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, किसी भी कन्विक्ट का बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं, जैसे रेटिना हो गया, आइरिस हो गया। तो ये इस एक्ट के बाद में इसका रूल्स अभी आए नहीं थे, तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके जो रूल्स हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं। तब देखते हैं इसके रूल्स में है क्या। इसमें जो पहला रूल है वो प्रोसीजर रिगार्डिंग है। तो ये जो प्रोसीजर होगा वो आपको कन्विक्टेड पर्सन के केस में फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है, तो आप उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते अनलेस अनटिल अगर वो सीरियस ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूल ये है, जो सेक्शन 53 ए है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, उसके अकॉर्डिंग ये जो मेजरमेंट लिए जा रहे हैं उसको स्टोर कैसे करना है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा जिसको एनसीआरबी टाइम टू टाइम डिफाइन करेगी। अगला जो रूल है, इंडियन पेनल कोड 1816 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर अगर किसी मेजरमेंट का या डाटा का अनऑथराइज कोई एक्सेस करता है या अपना डाटा शेयर करता है या चोरी होता है, कुछ भी होता है, तो उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो ये इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं। इस मेजरमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और एनी अदर एग्जामिनेशन। तो ये सब मेजरमेंट है। इसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर आपको हैंडल करना होगा। इसका प्रॉपर डेटाबेस होगा जिसको कोई अदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो स्वच्छ सुजल प्रदेश के रिगार्डिंग है। दरअसल ये एक टाइप का सर्टिफिकेशन है जो हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, और अंडमान निकोबार स्टेट पहला ऐसा स्टेट है जिसको ये फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश का सर्टिफिकेशन मिला है। तो अब अंडमान निकोबार को ये स्वच्छ सुजल प्रदेश का सर्टिफिकेशन क्यों मिला है, क्योंकि इसके लिए 3 क्राइटेरिया था जिसे अंडमान निकोबार ने पूरी तरीके से फॉलो किया है। पहला है सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दूसरा है ओडीएफ प्लस स्टेटस, तीसरा है अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम। तो ये 3 पैरामीटर्स थे जिसमें अंडमान निकोबार खरा उतरा है, इसलिए इसे स्वच्छ सुजल प्रदेश का सर्टिफिकेशन मिला है। क्योंकि अंडमान निकोबार के हर विलेज को हर घर जल का सर्टिफिकेशन मिला है। स्वच्छ सुजल प्रदेश का कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर जिस स्टेट में आपका जो वाटर का अच्छे से हैंडल करते हैं या सस्टेनेबल हैंडल करते हैं, ज्यादा वेस्ट नहीं होता है या फिर क्लीनिनेस अच्छा है, हाइजीन अच्छा है, उस प्रदेश को ये स्वच्छ सुजल प्रदेश का सर्टिफिकेशन देते हैं ताकि इससे और अवेयरनेस हो, अदर स्टेट के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस आए कि हमें भी अपने वाटर को अच्छे से हैंडल करना है, हमारे इसमें भी क्लीनिनेस को प्रमोट करना है। तो अब अगली न्यूज देखते हैं। अगली जो न्यूज है वो इंडियन स्वच्छता लीग के रिगार्डिंग है। क्या है इंडियन स्वच्छता लीग? दरअसल हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो स्वच्छता अभियान कैंपेन जो है अर्बन सिटी के लिए रन करती है। तो अभी इस मिनिस्ट्री ने स्वच्छ अमृत महोत्सव का कैंपेन लॉन्च किया। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें जो है पहली बार इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है। ये लीग
तो इस लीग में होगा क्या, जैसे आपने आईपीएल में देखा होगा बहुत सारी टीमें कम्पीट करती हैं आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए, उसी तरह इंडियन स्वच्छता लीग में बहुत सारी सिटीज आपस में कम्पीट करेंगे, कौन अपनी सिटी को गार्बेज फ्री सिटी बनाता है। तो ये हर सिटीज में एक टाइप का कंपटीशन करेगा, जिसमें उस सिटी का जो पर्टिकुलर यूथ होंगे वो अपनी सिटी को क्लीन बनाने में अपना एफर्ट देंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इंडियन स्वच्छता लीग का, और बाद में इसमें रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि किस सिटी ने ज्यादा अच्छा काम किया है, किसने अपनी सिटी को ज्यादा क्लीन किया है। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के बारे में। ये कब से लॉन्च हुआ है? ये 2021-22 से लॉन्च हुआ है। पहला फेज कब से कब तक? 2014 से लेकर 2019 तक। तो इसका जो मेन एम ये है कि जो अपनी जो सिटी है, अर्बन सिटीज है, उनको पहले गार्बेज फ्री बनाना है। आप देखते हो अपने शहर में जहाँ पे कूड़ा इधर उधर फेंका हुआ रहता है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा इधर उधर रहते हैं, ठीक है। और जो सैनिटेशन है वो भी अभी तक सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाया, खासकर जितने भी आप चौक देखते हो, बस्ती देखते हो, स्लम्स एरिया देखते हो, वहां पर आपको ज्यादा सैनिटेशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपकी जो सिटी का जो सॉलिड वेस्ट है उसको आप ठीक से रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो, उसको ठीक से आप डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हो। तो इस मिशन का एम अपनी सिटी को गार्बेज फ्री बनाना है। अपनी सिटी में वाटर मैनेजमेंट देखना है ताकि सस्टेनेबल यूज हो अपने वाटर का। हर लोकल बॉडी को ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेशन दिलवाना है, और जहाँ भी पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगी वहां पर ओडीएफ डबल प्लस के सर्टिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये जो मिशन होगा वो 2021 से 2026 तक चलेगा, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। तो ये थी पूरी न्यूज। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सेकंड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो आप पहले अगर स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये केशवानंद भारती जजमेंट में जुडिशरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक स्ट्रक्चर कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो अपने आप ही गलत हो जाता है। और दूसरा ये कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 13 आपको ये जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी, पर ये जुडिशियल रिव्यू क्यों काम में आता है? ताकि आपकी जो लिबर्टीज है, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स उसको सिक्योर किया जा सके, और हमारे संविधान के जो आइडियल्स हैं उसको सेफ रखा जा सके। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर है बी। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। पहला आपका एकेडमिक मेंटर्स होगा, दूसरा आपका फॉलो अप मेंटर होगा जो आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। उसके अलावा एक पीवाईक्यू प्रोग्राम रन किया जा रहा है जिसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। करंट अफेयर्स के मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑप्शनल क्लासेस भी आपको हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।